अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मी। आज की वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर 7 का पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शंस एंड दो जो मॉडल हमारे पास है उसको डिस्कस करेंगे। देन फैक्टर्स कौन से अफेक्ट कर रहे हैं एंजाइम की एक्टिविटीज़ को, एंड इन द लास्ट वी डिस्कस एंजाइम इनहिबिशन। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, आइए स्टार्ट करें। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है इसमें मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, कि किस तरह एक मैकेनिज्म परफॉर्म हो रहा है। देन अब हम वो डिस्कस करेंगे। एक एंजाइम के वन और मोर पॉकेट्स हैं एक सरफेस पे अटैच करने के, मतलब एक एंजाइम एक स्पेसिफिक जगह पे ही अटैच हो रहा होगा, ये नहीं कि कहीं भी लग जाएगा, बल्कि वो एक स्पेसिफिक पॉकेट एक स्पेसिफिक एरिया पे अपने आप को अटैच करेगा। अक्सर हमारे पास 2 होंगे 3 होंगे, हर एंजाइम की अपनी अपनी बेस पे होगा। तो जो एक्टिव साइट है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होगी कैटालाइसिस में। इसके लिए हमें 2 मॉडल्स मिलते हैं जो कि प्रपोज किए गए मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के लिए। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है इसमें मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, कि किस तरह एक मैकेनिज्म परफॉर्म हो रहा है। देन अब हम वो डिस्कस करेंगे। एक एंजाइम के वन और मोर पॉकेट्स हैं एक सरफेस पे अटैच करने के, मतलब एक एंजाइम एक स्पेसिफिक जगह पे ही अटैच हो रहा होगा, ये नहीं कि कहीं भी लग जाएगा, बल्कि वो एक स्पेसिफिक पॉकेट एक स्पेसिफिक एरिया पे अपने आप को अटैच करेगा। अक्सर हमारे पास 2 होंगे 3 होंगे, हर एंजाइम की अपनी अपनी बेस पे होगा। तो जो एक्टिव साइट है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होगी कैटालाइसिस में। इसके लिए हमें 2 मॉडल्स मिलते हैं जो कि प्रपोज किए गए मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के लिए। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है इसमें मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, कि किस तरह एक मैकेनिज्म परफॉर्म हो रहा है। देन अब हम वो डिस्कस करेंगे। एक एंजाइम के वन और मोर पॉकेट्स हैं एक सरफेस पे अटैच करने के, मतलब एक एंजाइम एक स्पेसिफिक जगह पे ही अटैच हो रहा होगा, ये नहीं कि कहीं भी लग जाएगा, बल्कि वो एक स्पेसिफिक पॉकेट एक स्पेसिफिक एरिया पे अपने आप को अटैच करेगा। अक्सर हमारे पास 2 होंगे 3 होंगे, हर एंजाइम की अपनी अपनी बेस पे होगा। तो जो एक्टिव साइट है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होगी कैटालाइसिस में। इसके लिए हमें 2 मॉडल्स मिलते हैं जो कि प्रपोज किए गए मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के लिए। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास तो हमारे पास अब फर्स्ट मॉडल है लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन। इसमें हम पहले डायग्रामेटिक व्यू देख लेते हैं। एंजाइम है हमारे पास जिसपे एक्टिव साइट्स हैं, ठीक है, जहाँ पे आके वो किससे अटैच हो रहा है, सबस्ट्रेट से अटैच हो रहा है, और वो आके जब अटैच हो रहा है देन उसका एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और फिर जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो वो रिलीज हो जाएगा। इसी को हम थ्योरी में पढ़ते हैं। एक जर्मन केमिस्ट थे एमिल फिशर, जिन्होंने 1894 में हमें मॉडल प्रपोज किया। उनके अकॉर्डिंग एक्टिव साइट जो है हमारे पास एंजाइम की वो एक फिक्स स्ट्रक्चर है, मतलब वो चेंज नहीं हो सकती, और जो उनका जो मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल है ना वो फिट हो जाता है, उससे अच्छे तरीके से फिट हो जाता है ताकि वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना सके, और एंजाइम फिर कैटेलाइज करता है रिएक्शन को और सबस्ट्रेट को, और फिर वो ट्रांसफॉर्म किस में हो जाता है, प्रोडक्ट में, और फिर जो मॉलिक्यूल है वो रिलीज हो जाता है। तो हमारे पास अब फर्स्ट मॉडल है लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन। इसमें हम पहले डायग्रामेटिक व्यू देख लेते हैं। एंजाइम है हमारे पास जिसपे एक्टिव साइट्स हैं, ठीक है, जहाँ पे आके वो किससे अटैच हो रहा है, सबस्ट्रेट से अटैच हो रहा है, और वो आके जब अटैच हो रहा है देन उसका एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और फिर जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो वो रिलीज हो जाएगा। इसी को हम थ्योरी में पढ़ते हैं। एक जर्मन केमिस्ट थे एमिल फिशर, जिन्होंने 1894 में हमें मॉडल प्रपोज किया। उनके अकॉर्डिंग एक्टिव साइट जो है हमारे पास एंजाइम की वो एक फिक्स स्ट्रक्चर है, मतलब वो चेंज नहीं हो सकती, और जो उनका जो मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल है ना वो फिट हो जाता है, उससे अच्छे तरीके से फिट हो जाता है ताकि वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना सके, और एंजाइम फिर कैटेलाइज करता है रिएक्शन को और सबस्ट्रेट को, और फिर वो ट्रांसफॉर्म किस में हो जाता है, प्रोडक्ट में, और फिर जो मॉलिक्यूल है वो रिलीज हो जाता है। तो हमारे पास अब फर्स्ट मॉडल है लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन। इसमें हम पहले डायग्राम में, देन हमारे पास सेकंड मॉडल आता है इंड्यूस फिट मॉडल, जिसका जो हमें किसने प्रपोज किया, अमेरिकन बायोलॉजिस्ट डेनियल खुशलैंड ने प्रपोज किया 1958 में। और उनके अकॉर्डिंग ये मॉडल किस तरह था कि उसकी जो एक्टिव साइट है ना वो रिजिड नहीं थी। जब भी कोई सबस्ट्रेट उससे इंटरेक्ट करता था एंजाइम उससे, तो वो एक्टिव साइट जो है वो रीशेप हो जाती थी और परफॉर्म करती थी अपने फंक्शन को। तो हमारे पास दोनों मॉडल्स हैं। एक हमारे पास लॉक एंड की है जिसमें हमारे पास स्ट्रक्चर फिक्स्ड होगा, जो सबस्ट्रेट का रिएक्शन है स्ट्रक्चर है वो भी सेम होना चाहिए, और एंजाइम का भी बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए जैसे पजल टाइप होगा। लेकिन इंड्यूस में उन्होंने क्या बताया कि हमारे पास ये रिजिड नहीं होता, और जिस तरह की शेप हमारे पास होगी इन सबस्ट्रेट की, उसी शेप में एंजाइम चेंज हो जाएगा।
देन हमारे पास सेकंड मॉडल आता है इंड्यूस फिट मॉडल, जिसका जो हमें किसने प्रपोज किया, अमेरिकन बायोलॉजिस्ट डेनियल खुशलैंड ने प्रपोज किया 1958 में। और उनके अकॉर्डिंग ये मॉडल किस तरह था कि उसकी जो एक्टिव साइट है ना वो रिजिड नहीं थी। जब भी कोई सबस्ट्रेट उससे इंटरेक्ट करता था एंजाइम उससे, तो वो एक्टिव साइट जो है वो रीशेप हो जाती थी और परफॉर्म करती थी अपने फंक्शन को। तो हमारे पास दोनों मॉडल्स हैं, एक हमारे पास लॉक एंड की है जिसमें हमारे पास स्ट्रक्चर फिक्स्ड होगा, जो सबस्ट्रेट का रिएक्शन है स्ट्रक्चर है वो भी सेम होना चाहिए और एंजाइम का भी बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए जैसे पजल टाइप होगा। लेकिन इंड्यूस में उन्होंने क्या बताया कि हमारे पास ये रिजिड नहीं होता और जिस तरह की शेप हमारे पास होगी इन सबस्ट्रेट की, उसी शेप में एंजाइम चेंज हो जाएगा। देन हमारे पास सेकंड मॉडल आता है इंड्यूस फिट मॉडल, जिसका जो हमें किसने प्रपोज किया, अमेरिकन बायोलॉजिस्ट डेनियल खुशलैंड ने प्रपोज किया 1958 में। और उनके अकॉर्डिंग ये मॉडल किस तरह था कि उसकी जो एक्टिव साइट है ना वो रिजिड नहीं थी। जब भी कोई सबस्ट्रेट उससे इंटरेक्ट करता था, देन हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम को की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज टेम्परेचर। एक एंजाइम का ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिस टाइम तक एक एंजाइम ने वर्क करना है और उसके बाद उसे इफेक्ट करेगा, उसके बाद वो अफेक्ट होगा, उससे उसकी एक्टिविटी अफेक्ट होगी। तो ह्यूमन के एंजाइम जो है वो बेस्ट किस में परफॉर्म करें, 37 डिग्री में परफॉर्म करें। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, लाइक फीवर हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। और इसी तरह अगर वो जितना उन्हें चाहिए उससे वो कम हो गई है, अगर जितना उन्हें चाहिए उससे ज़्यादा हो गई है, तो उनके जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक करना स्टार्ट हो जाएंगे और एंजाइम जो है उसके स्ट्रक्चर जो है लॉस्ट हो जाएंगे, वो डीनेचरेशन हो जाएगी उनकी, और उनकी जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल ही रुक जाएगी। देन हमारे पास आता है पीएच। पीएच में भी हमारे पास एंजाइम सेंसिटिव होते हैं पीएच को लेके, और ये एक ऑप्टिमम उन्हें पीएच की रिक्वायरमेंट होती है। एक चेंज होना पीएच का एक उनकी एक्टिव जो साइट आयोनाइजेशन को उसको चेंज कर देता है, उसको इफेक्ट करता है। वो एंजाइम जो है उनकी एक्टिविटी स्लो हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। डिफरेंट एंजाइम है जिनकी एक स्पेसिफिक डिफरेंट पीएच लेवल है। फर्स्ट इज पेप्सिन, जिसमें हमें बताया हुआ है उन्होंने कि 1.5 से लेके 2.5 तक वो एसिडिक पीएच में वर्क परफॉर्म करेगा, उसके बाद ये उससे कम या ज़्यादा में उसको इफेक्ट होगा। देन हमारे पास उन्होंने दी हुई एग्जाम्पल ट्रिप्सिन की, जिसमें हमें उन्होंने बताया हुआ है कि ये भी हमारे 6 से लेके 8 तक वर्क परफॉर्म करेगा अल्कलीन नेचर में। देन हमारे पास आता है बेसिक कंसंट्रेशन। देन हमारे पास आता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जिसमें हमारे पास इंक्रीज होगा सबस्ट्रेट का रिएक्शन, जो कि रिएक्शन रेट को इंक्रीज कर देगा अगर सबस्ट्रेट ज़्यादा होंगे। और हाई सबस्ट्रेट क्या करेगा, एंजाइम की जो एक्टिव साइड है ना उनको ऑक्यूपाई कर लेगा। एक्स्ट्रा जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से सेचुरेशन होगी और रिएक्शन का जो रेट है वो स्टॉप हो जाएगा बढ़ना। ये एक हमारे पास ग्राफ में उनके इफेक्ट दिखाया हुआ है, किस तरह एक टेम्परेचर इफेक्ट कर रहा है पीएच के लेवल एंजाइम की एक्टिविटी को। तो क्या कहा है उन्होंने कि हमारे पास अगर टेम्परेचर 20 है तो ग्राफ जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी लो है, लेकिन जैसे 37 पे आया वो पीक पे है, और जैसे जैसे वो मजीद डाउनफॉल में आ रहा है तो उससे भी उसकी एक्टिविटी कम हो रही है। ये एक हमारे पास ग्राफ में उनके इफेक्ट दिखाया हुआ है, किस तरह एक टेम्परेचर इफेक्ट कर रहा है पीएच के लेवल एंजाइम की एक्टिविटी को। तो क्या कहा है उन्होंने कि हमारे पास अगर टेम्परेचर 20 है तो ग्राफ जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी लो है, लेकिन जैसे 37 पे आया वो पीक पे है, और जैसे जैसे वो मजीद डाउनफॉल में आ रहा है तो उससे भी उसकी एक्टिविटी कम हो रही है। ये एक हमारे पास ग्राफ में उनके इफेक्ट दिखाया हुआ है, किस तरह एक टेम्परेचर इफेक्ट कर रहा है पीएच के लेवल एंजाइम की एक्टिविटी को। तो क्या कहा है उन्होंने कि हमारे पास अगर टेम्परेचर 20 है तो ग्राफ जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी लो है, लेकिन जैसे 37 पे आया वो पीक पे है, और जैसे जैसे वो मजीद डाउनफॉल में आ रहा है तो उससे भी उसकी एक्टिविटी कम हो रही है। ये एक हमारे पास ग्राफ में उनके इफेक्ट दिखाया हुआ है, किस तरह एक टेम्परेचर इफेक्ट कर रहा है पीएच के लेवल एंजाइम की एक्टिविटी को। तो क्या कहा है उन्होंने कि हमारे पास अगर टेम्परेचर 20 है तो ग्राफ जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी लो है, लेकिन जैसे 37 पे आया वो पीक पे है, और जैसे जैसे वो मजीद डाउनफॉल में आ रहा है तो उससे भी उसकी एक्टिविटी कम हो रही है। ये एक हमारे पास ग्राफ में उनके इफेक्ट दिखाया हुआ है, किस तरह एक टेम्परेचर इफेक्ट कर रहा है पीएच के लेवल एंजाइम की एक्टिविटी को। तो
क्या कहा है उन्होंने कि हमारे पास अगर टेम्परेचर 20 है तो ग्राफ जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी लो है, लेकिन जैसे 37 पे आया वो पीक पे है, और जैसे जैसे वो मजीद डाउनफॉल में आ रहा है तो उससे भी उसकी एक्टिविटी कम। देन हमारे पास इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन एक्टिविटी है कि किस तरह पीएच इफेक्ट कर रहा है। तो हमें पहले उन्होंने पेप्सिन का बताया कि 1.5 से लेकर 2 तक उसका मैक्सिमम होना चाहिए। तो 2 पे हमारे पास हम देख सकते हैं ग्राफ में कि वो पीक पे है, लेकिन 1 से बिलो और 4-3 के करीब वो लो पे है, मतलब डीनेचुरेशन हो रही है, वर्क परफॉर्म नहीं हो रहा। देन हमारे पास ऑप्टिमम पीएच है ट्रिप्सिन का, जिसमें उन्होंने बताया कि 7 से लेके 8 तक हमारे पास होना चाहिए, और जब 7 और 8 के बीच में वो है तो उस टाइम उसकी एक्टिविटी गुड है, और अदरवाइज दैट वाज नॉट गुड। देन हमारे पास इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन एक्टिविटी है कि किस तरह पीएच इफेक्ट कर रहा है। तो हमें पहले उन्होंने पेप्सिन का बताया कि 1.5 से लेकर 2 तक उसका मैक्सिमम होना चाहिए। तो 2 पे हमारे पास हम देख सकते हैं ग्राफ में कि वो पीक पे है, लेकिन 1 से बिलो और 4-3 के करीब वो लो पे है, मतलब डीनेचुरेशन हो रही है, वर्क परफॉर्म नहीं हो रहा। देन हमारे पास ऑप्टिमम पीएच है ट्रिप्सिन का, जिसमें उन्होंने बताया कि 7 से लेके 8 तक हमारे पास होना चाहिए, और जब 7 और 8 के बीच में वो है तो उस टाइम उसकी एक्टिविटी गुड है, और अदरवाइज दैट वाज नॉट गुड। देन हमारे पास इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन एक्टिविटी है कि किस तरह पीएच इफेक्ट कर रहा है। तो हमें पहले उन्होंने पेप्सिन का बताया कि 1.5 से लेकर 2 तक उसका मैक्सिमम होना चाहिए। तो 2 पे हमारे पास हम देख सकते हैं ग्राफ में कि वो पीक पे है, लेकिन 1 से बिलो और 4-3 के करीब वो लो पे है, मतलब डीनेचुरेशन हो रही है, वर्क परफॉर्म नहीं हो रहा। देन हमारे पास ऑप्टिमम पीएच है ट्रिप्सिन का, जिसमें उन्होंने बताया कि 7 से लेके 8 तक हमारे पास होना चाहिए, और जब 7 और 8 के बीच में वो है तो उस टाइम उसकी एक्टिविटी गुड है, और अदरवाइज दैट वाज नॉट गुड। देन हमारे पास इफेक्ट ऑफ, इसी तरह हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का भी ग्राफ है कि किस तरह रेट ऑफ रिएक्शन पे किस तरह वो एक्टिव साइट जैसी ही ऑक्यूपाई हो रही हैं, और वहाँ पे किस तरह वो वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं। इक्वल ग्राफ चल रहा है, और उससे पहले वो एक लो कंसंट्रेशन में था, वर्किंग परफॉर्म नहीं हो रही थी प्रॉपर्ली। इसी तरह हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का भी ग्राफ है कि किस तरह रेट ऑफ रिएक्शन पे किस तरह वो एक्टिव साइट जैसी ही ऑक्यूपाई हो रही हैं, और वहाँ पे किस तरह वो वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं। इक्वल ग्राफ चल रहा है, और उससे पहले वो एक लो कंसंट्रेशन में था, वर्किंग परफॉर्म नहीं हो रही थी प्रॉपर्ली। इसी तरह हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का भी ग्राफ है कि किस तरह रेट ऑफ रिएक्शन पे किस तरह वो एक्टिव साइट जैसी ही ऑक्यूपाई हो रही हैं, और वहाँ पे किस तरह वो वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं। इक्वल ग्राफ चल रहा है, और उससे पहले वो एक लो कंसंट्रेशन में था, वर्किंग परफॉर्म नहीं हो रही थी प्रॉपर्ली। इसी तरह हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का भी ग्राफ है कि किस तरह रेट ऑफ रिएक्शन पे किस तरह वो एक्टिव साइट जैसी ही ऑक्यूपाई हो रही हैं, और वहाँ पे किस तरह वो वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं। इक्वल ग्राफ चल रहा है, और उससे पहले वो एक लो कंसंट्रेशन में था, वर्किंग परफॉर्म नहीं हो रही थी प्रॉपर्ली। इसी तरह हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का भी ग्राफ है कि किस तरह रेट ऑफ रिएक्शन पे किस तरह वो एक्टिव साइट जैसी ही ऑक्यूपाई हो रही हैं, और वहाँ पे किस तरह वो वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं। इक्वल ग्राफ चल रहा है, और उससे पहले वो एक लो कंसंट्रेशन में था, वर्किंग परफॉर्म नहीं हो रही थी प्रॉपर्ली। इसी तरह हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का भी ग्राफ है कि किस तरह रेट ऑफ रिएक्शन पे किस तरह वो एक्टिव साइट जैसी ही ऑक्यूपाई हो रही हैं, और वहाँ पे किस तरह वो वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं। इक्वल ग्राफ चल रहा है, और उससे पहले वो एक लो कंसंट्रेशन में था, वर्किंग परफॉर्म नहीं हो रही थी प्रॉपर्ली। इसी तरह हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का भी ग्राफ है कि किस तरह रेट ऑफ रिएक्शन पे किस तरह वो एक्टिव साइट जैसी ही ऑक्यूपाई हो रही हैं, और वहाँ पे किस तरह वो वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं। इक्वल ग्राफ चल रहा है, और उससे पहले वो एक लो कंसंट्रेशन में था, वर्किंग परफॉर्म नहीं हो रही थी प्रॉपर्ली। देन हमारे पास एक टर्म है एंजाइम इनहिबिशन। इसमें हमारे पास ये डिवीजन हो रही है 2 पार्ट्स में। इनहिबिशन का क्या मतलब है कि वो एंजाइम जो कि इनहिबिट कर रहे हैं वर्किंग को, कुछ तो हमारे पास फास्ट कर रहे हैं और कुछ हमारे पास कम कर रहे हैं। तो किसी चीज़ को इनहिबिट कर रहे हैं उसका क्या प्रोसीजर है, कैसे स्टेप्स है, और कौन कौन सी टाइप वो डिस्कस करेंगे हम। फर्स्ट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कुछ इनहिबिटर जो है वो रिजेंबल कर रहे होते हैं हमारे पास एंजाइम के सबस्ट्रेट जैसे होते हैं वो, और कॉम्पीट कर रहे होते हैं वो सबस्ट्रेट के साथ, ताकि वो एक्टिव साइट पे बाइंड हो, या तो वो बाइंड हो या फिर सबस्ट्रेट बाइंड हो। तो जब हमारे पास इनहिबिटर अटैच हो जाता है एक्टिव साइट पे तो वो ब्लॉक कर देता है, और फिर अलाउ नहीं करता है सबस्ट्रेट को कि वो आगे अटैच हो। इसकी एग्जांपल हमारे पास ऐसे है, जैसे हमारे पास एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कम्पीट करते हैं सबस्ट्रेट ऑफ बैक्टीरियल एंजाइम से, ताकि और अटैच होते हैं एंजाइम बैक्टीरियल एंजाइम के साथ, और इनहिबिट करते हैं इसको
उसकी ग्रोथ को, उसके सेल्स वगैरह को। देन हमारे पास आते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कुछ एंजाइम हमारे पास इस तरह के होते हैं कि उनके पास सिमिलैरिटी नहीं होती सबस्ट्रेट जैसी, मतलब वो देखने में बिल्कुल वैसे नहीं होते जैसे हमारे पास सबस्ट्रेट होंगे। तो वो क्या करेंगे, वो बाइंड नहीं होते हमारे पास एक्टिव साइट के साथ, लेकिन वो क्या करते हैं कि किसी और लोकेशन पे जो है ना एंजाइम की ही किसी और लोकेशन पे अटैच हो जाते हैं। और ये अटैचमेंट क्या करती है कि वो ओवरऑल शेप ही चेंज कर देती है एंजाइम की, जिसकी वजह से और एक्टिव साइट की जो एक्टिव सेल्स की जो हमारे पास शेप है वो चेंज हो जाती है। तो इस चेंज होने की वजह से क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट है वो प्रॉपरली फिट नहीं होता और एंजाइम जो है वो इनहिबिट हो जाता है, वर्क परफॉर्म नहीं करता, स्टॉप हो जाता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास ऐसे है कि हैवी मेटल्स है लाइक मरकरी और ड्रग्स वगैरह हैं जो कि कैंसर थेरेपी में यूज हो रहे हैं, तो वो किस तरह ग्रोथ को स्टॉप कर रहे हैं, एंजाइम की वर्किंग को रोक के ओवर ग्रोइंग जो सेल की हो रही होती है वो कम करते हैं। इसी तरह हमारे पास एग्जाम्पल है कि किस तरह वो बाइंड हो रहे हैं। तो फर्स्ट हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है कि किस तरह सबस्ट्रेट पे आके वो उसी की पार्ट पे, उसी के एरिया पे अटैच हो रहे हैं, जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव में वो किसी और एरिया पे अटैच हो रहे हैं, उनकी शेप चेंज हो गई है, शेप ही चेंज है उनकी। इसी तरह हमारे पास एग्जाम्पल है कि किस तरह वो बाइंड हो रहे हैं। तो फर्स्ट हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है कि किस तरह सबस्ट्रेट पे आके वो उसी की पार्ट पे, उसी के एरिया पे अटैच हो रहे हैं, जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव में वो किसी और एरिया पे अटैच हो रहे हैं, उनकी शेप चेंज हो गई है, शेप ही चेंज है उनकी। इसी तरह हमारे पास एग्जाम्पल है कि किस तरह वो बाइंड हो रहे हैं। तो फर्स्ट हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है कि किस तरह सबस्ट्रेट पे आके वो उसी की पार्ट पे, उसी के एरिया पे अटैच हो रहे हैं, जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव में वो किसी और एरिया पे अटैच हो रहे हैं, उनकी शेप चेंज हो गई है, शेप ही चेंज है उनकी। इसी तरह हमारे पास एग्जाम्पल है कि किस तरह वो बाइंड हो रहे हैं। तो फर्स्ट हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है कि किस तरह सबस्ट्रेट पे आके वो उसी की पार्ट पे, उसी के एरिया पे अटैच हो रहे हैं, जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव में वो किसी और एरिया पे अटैच हो रहे हैं, उनकी शेप चेंज हो गई है, शेप ही चेंज है उनकी। इसी तरह हमारे पास एग्जाम्पल है कि किस तरह वो बाइंड हो रहे हैं। तो फर्स्ट हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है कि किस तरह सबस्ट्रेट पे आके वो